नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 8 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। फ़ोटो आप देखकर समझ ही गए होंगे कल क्या हुआ है। विनेश फोगाट हैं, ये पहली महिला बनी थी जो वुमेन रेसलिंग में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इनको। 100 ग्राम वज़न इनका ज़्यादा हो गया था। 50 किलो वर्ग में ये लड़ रही थी, 50 किलो 100 ग्राम वज़न इनका हो गया था, तो इसके कारण से इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे, डिटेल में समझेंगे, कुछ संगठनों को समझेंगे जो रेसलिंग फेडरेशन है भारत का और जो ओलंपिक का है, उन दोनों को समझेंगे हम। साथ में इस चीज़ को भी समझिएगा कि केवल और केवल हार्ड वर्क और मेहनत ही सफलता का जिम्मे गारंटी नहीं देता है। आपको कई बार अपार मेहनत करने के बाद भी हो सकता है सफलता से चूक जाएं। जब पिछली बार 69 बीपीएससी पीटी के रिजल्ट आए थे तो मैंने यही समझाया था कि कभी कभी क्या होता है कि आपका संपूर्ण रूप से मेहनत करने के बाद भी आपको आपके मन के हिसाब से परिणाम नहीं मिल पाता है। तो उस समय आपके पास में एक ही ऑप्शन होता है, या तो फाइट बैक करें या तो क्विट करें। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं आप। फाइट बैक करना सबसे सही ऑप्शन होता है। विनेश फोगाट के साथ भी यही हुआ। शानदार खिलाड़ी हैं, अद्भुत खिलाड़ी हैं, लेकिन लक बहुत ही ख़राब है। तीन बार ओलंपिक में इनके साथ कुछ न कुछ खेलों को लेकर हुआ है, जिसके कारण से मेडल चूकने से रह गई। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि क्या है ये और संगठन का क्या योगदान होता है। साजिशों की भी बात हो रही है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। साजिश कौन करेगा? रेसलिंग में भी ओलंपिक संघ जो है ये दुनिया में किसी की सुनती नहीं है, तो इसलिए साजिश वगैरह की बातचीत अगर है तो वो गलत है। इस तरह से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वज़न कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया अचानक से। जिसका 49 किलो करीब में वज़न था, 49 किलो समथिंग ग्राम, रेसलिंग के बाद सुबह में उनका वज़न 550 किलो और 100 ग्राम कैसे हो गया। ये चीज़ ज़रूर जांच का विषय है कि डाइट में कुछ गड़बड़ी हुई या जो भी मुद्दा है, इसको भी समझेंगे हम लोग। साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे बांग्लादेश को लेकर है। बांग्लादेश का जो संकट है उसको समझेंगे डिटेल में, और भारत पर प्रभाव को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ था तो इसको भी समझेंगे हम लोग। साथ में इस चीज़ को भी देखेंगे कि दक्षिण एशिया में भारत क्यों अभी भी स्थिर बना हुआ है, जबकि बाकी जितने भी देश हैं अपने आस पड़ोस में, सभी जगहों पर आपको राजनीतिक और संवैधानिक संकट देखने को मिलेगा। आर्थिक संकट भी कई सारे देशों में है। नेपाल में विशुद्ध रूप से राजनीतिक संकट है, बांग्लादेश में भी राजनीतिक संकट ही था, श्रीलंका में आपको आर्थिक संकट दिखेगा, मालदीव में दोनों तरह के ही हैं, प्रो चाइना गवर्नमेंट का स्थापना हुआ है, म्यांमार में आपको संवैधानिक संकट दिखेगा जहाँ पर सेना का शासन शुरू हुआ है। तो भारत के पड़ोस में सभी देशों में आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई गंभीर संकट के कारण से जूझ रहे हैं सारे देश दक्षिण एशिया के। भारत अभी भी स्थिर बना हुआ है, उसके पीछे जो कारण है वो है लोकतंत्र। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। लोकतंत्र ही वो चीज़ है जिसके कारण से हम बचे हुए हैं, और लीडरशिप है वो चीज़ जिसके कारण से हम बचे हुए हैं। इकोनॉमिक रूप से भी, पॉलिटिकल रूप से भी, सैन्य रूप से भी, हर दृष्टिकोण से अच्छी लीडरशिप। आप भले क्रिटिसाइज करें अलग अलग मुद्दों पर, क्रिटिसिज्म तो गवर्नमेंट का होना ही चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक स्थिर सरकार और एक स्थिर लोक, मजबूत अपोजिशन, मजबूत संविधान, मजबूत न्यायपालिका, यही वो 4 स्तंभ हैं जिसके कारण से भारत देश अभी बचा हुआ और आगे भी बचे हुए रहेंगे। हमें कोई हिला नहीं सकता इस तरह से। इस मुद्दे को भी देखेंगे हम लोग। साथ में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की भी घोषणा हुई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं, किस कैटेगरी में किसको मिला है इसको भी देखेंगे हम लोग। कुछ नामों को भी देखेंगे, चंद्रयान 3 से जुड़े हुए लोग, एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए लोग, कई सारे IIT BHU, IIT बॉम्बे, कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, युवा वैज्ञानिक भी हैं जिन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको देखेंगे। कई सारे टॉपिक होंगे, तो अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जुड़िएगा ज़रूर। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन सितंबर से पहले तो आने वाला है नहीं, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आंसर राइटिंग अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मत जुड़िए मुझसे, खुद से ही कीजिए, किसी से भी जुड़ कर कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, लिखिएगा ज़रूर, लिखिएगा ज़रूर। लिखेंगे तो ही सीख पाएंगे। एग्ज़ाम तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, कृपया करके अपने आंसर राइटिंग पर और निबंध लेखन पर ध्यान दीजिए, वही आपको बचाएगा। पीटी आप भले 1 नंबर से पास करें या टॉप कर जाएं, मायने ही नहीं रखता। मायने रखता है मेंस में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ऑफिसर मेंस के बदौलत ही बनते हैं लोग।
तो अगर आपको जुड़ना हो मुझसे आंसर राइटिंग को लेकर तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। शुरू करते हैं आज का सबसे मुख्य न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें है कि बांग्लादेश का आर्थिक पॉलिटिकल संकट और उसका भारत पर इम्पैक्ट के बारे में आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो मैंने 2 दिन पहले दिया था उस प्रकार का सवाल भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता के क्या कारण है, उसको ज़रा उल्लेख कीजिए। तो आपको अभी मैंने बताया कौन कौन से कारण है भाई, सोचिए ज़रा। पहला है एक अच्छा शानदार सा संविधान, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी प्रधानता है देश में अभी भी सबसे ऊपर कौन, संविधान। दूसरा क्या है, मजबूत लीडरशिप और एक अच्छी टिकाऊ सरकार हमने बनाया हुआ है, मजबूत सरकार बनाए। तीसरा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और चौथा क्या है, देश में अपोजिशन की आवाज़ को दबाया नहीं जाता। ये 4 मूल कारण हैं। थोड़े बहुत एक जो दिक्कतें हैं सभी जगहों पर ही होते हैं, लेकिन ये 4 वो कारण हैं जिसके कारण से भारतीय जो अभी राजनीतिक व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है वो आपको सही तरीके से एक ट्रैक पर चलता दिखेगा। अपोजिशन के लीडर क्रिटिसिज्म करेंगे ही, उनको पैसा ही इसीलिए मिलता है, वेतन ही इसीलिए मिलता है कि उनको क्रिटिसाइज करना है। लेकिन अच्छी बुरी जो भी हो, हमारी सरकारें हैं और चल रही हैं, सही तरीके से चल रही हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता का क्या कारण है, तो उसमें इन 4 कारणों को बताकर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। न्यायिक समीक्षा हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गया, केशवानंद भारती का वाद हो गया, ये सब कीवर्ड होंगे जो आपको यूज करने पड़ेंगे कि क्रमिक विकास हुआ है हमारे भारतीय संविधान का, हमारी न्यायपालिका का, हमारी सरकारों का। ठीक है, चलिए समझते हैं जरा बांग्लादेश के मुद्दे को और भारत पर उसके इम्पैक्ट को डिटेल में हम लोग समझेंगे, ताकि आप आंसर लेखन कर सकें। उत्तर लेखन नहीं कर पाते हैं तो आप पार्टियों के नाम याद करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। बांग्लादेश आवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या जो भी इस्लामिक जमात है, ये सब का नाम याद करने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा आपको। पीटी में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, मेंस में आपसे पूछा जाएगा इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ा है। 4000 करोड़ रुपए के ज़्यादा बिजनेस हमें मिल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल है। तो गारमेंट्स के और जो कपड़े से संबंधित बिजनेस है, टेक्सटाइल से संबंधित बिजनेस है, वो भारत की तरफ में धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। ज़रा उसको समझते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, समझ बनाइएगा, फैक्ट मत रटिएगा, समझ बनाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दिया और भागकर भारत आ गई और भारत में भी रह रही हैं। भारत सरकार पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द इनको किसी और देश में भेजा जाए, क्योंकि हमें निष्पक्ष रहना है, हम ज़्यादा दिन तक इनको असाइलम नहीं दे सकते। ब्रिटेन ने टेक्निकल ग्राउंड पर असाइलम देने से मना कर दिया है, यूरोपियन यूनियन भी उनको अपने यहाँ पर नहीं लेना चाहता है, अमेरिका ने भी वीज़ा कैंसिल कर दिया है। क्यों किया भाई, तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान कई सारे जगहों पर पुलिस को आदेश दिया गया कि आप वायलेंट तरीके से इसको डील कीजिए, और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को रजाकार और आतंकवादी कहा गया, जिसके कारण से इनके ऊपर में ह्यूमन राइट वायलेशन के गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से ब्रूटल तरीके से प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार उलट पुलट कर दी गई, यानी कि कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, कई सारे लोग घायल हुए हैं। इसके कारण से पूरी दुनिया में कोई देश इनको शरण देने को तैयार तो है नहीं। इस उथल पुथल के न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है इसका। परिणाम हमारे लिए कई सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। वर्तमान की जो बांग्लादेश की पार्टी है शेख हसीना जी की, इन्हीं के पार्टी के साथ भारत के अच्छे रिलेशन थे। बाकी जो खालिदा जिया हैं, इनको प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान माना जाता है। इस्लामिक जमात को तो माना ही जाता है कि वो पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतलियां हैं। तो उसको भी देखेंगे हम लोग। वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति क्या है, विरोध प्रदर्शन और अशांति चल रही है वहाँ पर, अभी भी चल ही रहा है, अभी भी रुका नहीं है ये सब चीज़ें। बांग्लादेश में नौकरी कोटे के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी है, सत्तावादी नीतियों विपक्ष के दमन से प्रेरित है, जिसके कारण काफ़ी अशांति पैदा हो गई है। मोहम्मद यूनुस कौन है? बांग्लादेश मूल के एक बहुत बड़े शांतिवादी हैं। ये पहले बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के चीफ भी रहे थे, मोहम्मद यूनुस, और इनको शांति पुरस्कार के लिए नोबेल भी दिया गया था 2006 ईस्वी में। मोहम्मद यूनुस नाम है इनका, यूनुस नाम है। ये बांग्लादेश के नोबलिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। शांति के उद्देश्यों के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2006 में। बांग्लादेश के जो आर्मी हेड हैं, तीनों सेवा के हेड हैं, जुमा, उन्होंने बोला है कि हम
मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार के गठन के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है, इंडिकेशन है कि एक लिबरल आदमी के नेतृत्व में सरकार गठन की कोशिशें की जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस को लिबरल और चेंज करने वाले लोगों में से, मतलब परिवर्तनकारी लोगों में से एक माना जाता है। वर्तमान में ये पेरिस में रह रहे हैं और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था स्टूडेंट्स का, उनकी भी मांग थी कि मोहम्मद यूनुस को देश की अगुवाई करने के लिए लाया जाए, फिर इनके शासन सत्ता में देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाए जाएं और उस चुनाव में जीतने वाले जो सरकार होंगी उन्हीं का सरकार स्थापित किया जाए। ये पूरी राजनीतिक प्रणाली अभी शुरू होगी, प्रोसेस शुरू होने के लिए अंतरिम सरकार का गठन परम आवश्यक हो गया है। ध्यान से समझिएगा कि कोई देश में जब शासन सत्ता सरकार गिर जाती है तो किस प्रकार से उसको फिर से पटरी पर लाया जाता है। इसको फील कीजिए, केवल फैक्ट मत पढ़िए, इसको अगर फील करेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या होता है। आर्थिक चुनौतियां क्या है? आर्थिक शेख हसीना के जाने के बाद से कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक सुधार को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं, जो पहले ही बढ़ती मुद्रास्फीति और मुद्रा मूल्यन से प्रभावित है। बांग्लादेश इकोनॉमिक रूप से एशियन टाइगर बनने जा रहा था। शानदार डेवलपमेंट किया है इस देश ने पिछले कुछ वर्षों में, कई सारे क्षेत्रों में भारत को भी प्रचार दिया है। जैसे HDI बांग्लादेश का ज़्यादा हमसे अच्छा है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भी हमसे ज़्यादा अच्छा कंडीशन पर है, और पर कैपिटा इनकम भी इसकी बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही थी, GDP भी बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही थी, लेकिन वो सब बंटाधार होने के कगार पर धीरे धीरे करके आ रहा है। राजनीतिक परिदृश्य से बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार है, जो स्थिति की अस्थिरता को दिखाता है। कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों की संभावित वापसी बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष शासन को खतरे में डाल सकती है। शेख हसीना गवर्नमेंट की खासियत रही कि इन्होंने हमेशा ही बांग्लादेश को एक सेकुलर बांग्लादेश बनाने की कोशिश की। आपको पता होगा कि दुनिया में तुर्की और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जहां पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वाला इस्लामिक कंट्री था। इसके अलावा पूरे दुनिया में कहीं पर भी इस्लामिक नेशन में डेमोक्रेसी नहीं है। थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी इंडोनेशिया में आपको देखने को मिल सकता है, बाकी इंडोनेशिया, तुर्की और बांग्लादेश तीन ही ऐसे देश थे जहां पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, में बार बार यूज कर रहा हूं सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, क्योंकि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी की शेख हसीना जी ने लंका लगा रखी थी पिछले कुछ सालों से, और तुर्की में भी लंका लगा हुआ है डेमोक्रेसी का। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसलिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर किसका, तो अंतरिम सरकार का गठन और उस सरकार का निष्पक्ष होना, सेकुलर होना। बांग्लादेश एक कट्टरपंथी शासन सत्ता नहीं चला सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश में अच्छी खासी हिंदुओं की आबादी रहती है और तीन तरफ से हिंदुस्तान से भी घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर अगर कोई कट्टरपंथी सरकार स्थापित होती है तो भारत के लिए शरणार्थी संकट पैदा होगा, क्योंकि वहाँ से माइनॉरिटीज़ भाग भाग के हमारे नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के राज्यों में, बिहार के राज्यों में आएंगे, जिसके कारण से फिर लोकल स्तर पर कई सारी तरह की अशांति देखी गई है, खासतौर से असम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा जैसे राज्यों में। निर्यात प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होगा। बांग्लादेश का कपड़े का क्षेत्र, जो इसके निर्यात राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बड़े व्यवधान का सामना कर रहा है और इस व्यवधान के कारण हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। बांग्लादेश वैश्विक वस्त्र उद्योग में कपड़ों में 7.9% का हिस्सा है। दुनिया में अगर कहीं पर कोई कपड़ा बिकता है तो हर 8वां कपड़ा 100 में से किसका होता है, तो बांग्लादेश का होता है। देश के 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परिधान क्षेत्र, जिसमें 4 मिलियन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, इसके व्यापारिक निर्यात का 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। आपको हर बड़े ब्रांड पर लिखा दिख जाएगा मेड इन बांग्लादेश। आप कोई कैप अच्छा खरीदिए या कोई अच्छे कपड़े खरीदिए, किसी भी ब्रांड का, आप एडिडास का खरीदिए या किसी का भी, मैक्सिमम कपड़े आपको मेड इन बांग्लादेश दिखेंगे, क्योंकि सब वहीं पर बनवाते हैं, फिर अपना लेवल लगवाते हैं। बांग्लादेश में अनिश्चितता का कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रेता अपने आपूर्ति स्रोतों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और भारत सहित वैकल्पिक बाजारों में ऑर्डर का स्थानांतरण हो रहा है, हो सकता नहीं, हो रहा है। अगर भारत बांग्लादेश में इससे विस्थापित ऑर्डर का हिस्सा हासिल कर ले तो काफ़ी फायदा होगा। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात का 10 से 11% तिरुपुर जैसे भारतीय केंद्रों को पुनर्निर्देशित किए जाते हैं तो भारत को मासिक कारोबार में 300 से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का बेनिफिट भारत को होने जा रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में देख सकते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला प्रभाव, दूसरा प्रभाव, इस तरह से याद रखिएगा और उसको एग्जाम में यूज कीजिएगा। केवल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ प्रभाव खुद से भी सोचना चाहिए। कपड़े वाला प्रभाव आपने क्यों नहीं सोचा, शरणार्थी संकट आपने क्यों नहीं सोचा, कुछ लोगों ने तो सोचा ही होगा। ये चीज़ आपके दिमाग में अपने आप ही आना चाहिए।
एक साझेदार की हानि। भारत का शानदार मित्र रहा है बांग्लादेश, खास तौर से शेख हसीना जी की गवर्नमेंट। अगर वो वहाँ से जाती हैं तो चाइना का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है वहाँ पर, और साथ में वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, और भी कई सारे देश हैं जिनका हस्तक्षेप बढ़ने जा रहा है। हसीना के नेतृत्व में भारत को सुरक्षा मामलों बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला, लेकिन राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के कारण अब यह संबंध खतरे में है। वित्त वर्ष 23-24 में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। हसीना के प्रशासन के तहत दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा समझौते के अधिकांश टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई थी। साफ्टा में कई सारे मुद्दों पर शुल्क मुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन अब जब गवर्नमेंट वहां पर बदलेगी तो हो सकता है कि ये सभी के सभी स्टैंड धीरे धीरे बदलें। उनके प्रशासन के प्रति भारत का समर्थन अब तक दायित्व बन गया था, क्योंकि अब उनकी अलोकप्रियता और विवादास्पद शासन भारत की क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। पश्चिमी देशों की जांच और संभावित प्रतिक्रिया। हसीना को भारत के समर्थन ने पश्चिमी सहयोगी, खासतौर से अमेरिका के साथ टकराव पैदा किया, जिसने उसकी अलोकतांत्रिक गतिविधियों की आलोचना की। हमेशा अमेरिका ने बोला कि शेख हसीना एक डिक्टेटरशिप वाली लोकतांत्रिक शासन चला रही हैं, लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई डिक्टेटर। बिल्कुल सही शब्द सुन रहे हैं आप। अब अलोकप्रिय नेता का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करना भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो गया है कि अब आगे का रिलेशन हम किसके साथ शुरू करेंगे बांग्लादेश में। शेख हसीना की बढ़ती अलोकप्रियता के कारण भारत को बांग्लादेशी नागरिकों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भारत सरकार जल्द से जल्द कोशिश में है कि इनको कहीं भी और भेजा जाए, बस भेज दिया जाए। जो भारत को अपदस्थ नेता का सहयोगी मानते हैं, यह स्थिति भारत बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित कर सकती है, कर रही है। भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है? यह देश व्यापार, परिवहन के लिए महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों जोड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाता है। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ही क्रूशियल था बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन। बांग्लादेश में एक अच्छी स्थापित सरकार, भारत की सहयोगी सरकार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद और अलगाववाद, ध्यान से सुनिएगा, दोनों शब्द अलग अलग हैं। उग्रवाद और अलगाववाद, सेपरेटिज्म जो है, जिसमें देश के अलग हिस्से करना चाहते हैं लोग, उनको कमज़ोर करने में भारत सरकार को बांग्लादेश की सरकार से बहुत ही ज़्यादा मदद मिला है। ऑपरेशन ऑल आउट की भी मैंने कल चर्चा की थी, जिसके तहत में असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में, सभी जगहों पर, नागालैंड में कई सारे ऐसे उग्रवादी गुट बन गए थे, सेपरेटिस्ट के ग्रुप बन गए थे, जो भारत के टुकड़े करना चाहते थे दूसरे देशों के साथ मिलकर। इन सभी के खिलाफ भारत सरकार को ऑपरेशन चलाना पड़ा। फिर बांग्लादेश सरकार ने भी सहयोग किया, नहीं तो ये पहले बांग्लादेश में बैठ जाते थे और वहाँ की सरकार इनका समर्थन करती थी। अब ये सब दिक्कतें फिर से भारत के लिए शुरू होने जा रहा है, और वेस्टर्न कंट्री भारी निवेश करती है भारत को आंतरिक रूप से कमज़ोर करने के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण बांग्लादेश आवश्यक है। आतंकवाद रोधी, सीमा सुरक्षा, अन्य सुरक्षा मामलों पर सहयोग दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आतंकवाद रोधी, सीमा सुरक्षा और अन्य सुरक्षा, सारे के सारे, अभी मैंने बताया, अलगाववाद, उग्रवाद, सब कुछ। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह आर्थिक संबंध भारत के विदेश व्यापार नीति के लक्ष्यों का समर्थन करता है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा योगदान बांग्लादेश दे सकता था। बांग्लादेश बीमस्टेक में भी काफ़ी बड़ा सहयोगी है। अब उसमें भी चुनौती देखने को मिल सकती है। नई व्यवस्था के साथ जुड़ने भारत के सामने क्या चुनौती है? और निश्चित राजनीतिक वातावरण, जो भारत अभी बांग्लादेश के साथ जुड़ने से थोड़ा सा कतरा रहा। जो नई सरकार बनेगी, जो लोग नए सरकार में शामिल होंगे, उनके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए अनिश्चित राजनीतिक वातावरण हो गया है थोड़ा सा। और क्या होगा आगे, इसकी अभी निश्चितता नहीं है। हालांकि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो अच्छे लिबरल माने जाते हैं, तो अगर वो लिबरल विचारधारा के होंगे तो निश्चित तौर पर भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे। भारत के प्रति कम मैत्रीपूर्ण रवैया रखने वाला नया प्रशासन भारत विरोधी उग्रवादी समूह को फिर से सक्रिय कर सकता है। यदि इस्लामिक चरमपंथ बढ़ता है तो हिंदू अल्पसंख्यकों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जो देखा भी गया है। इस्कॉन मंदिर पर अटैक हुए थे, कल भी मैंने आपको बताया था। क्षेत्रीय भू राजनीति, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चीन को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकती है, नहीं कर दिया है।
भारत को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बीजिंग की नई सरकार को आकर्षक सौदे दे सकती है, ठीक उसी तरह से जैसे उसने श्रीलंका और मालदीव में शासन परिवर्तन के बाद लाभ उठाया। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी में शामिल होना होगा, उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा न मिले, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे, इसके कारण से हमें देखना पड़ेगा। बांग्लादेश में उथल पुथल ऐसे समय में आई है जब भारत के चारों तरफ की सीमाओं पर उथल पुथल मचा हुआ है, भारतीय निवेश पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। सारा कुछ मैंने समझा दिया है। भारत को क्या करना चाहिए, पहला चीज़ तो करना चाहिए वेट एंड वॉच, कि भाई बैठकर देखो कि हो क्या रहा है। दूसरा, जो नई सरकार बनेगी उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। बांग्लादेश के राजनीतिक स्थिरता में स्थापित हो इस तरह का सहयोग करना चाहिए। निष्पक्ष दिखना चाहिए। शेख हसीना को जल्द से जल्द देश से निकालना चाहिए। जहाँ भी जाएँ हमें नहीं मतलब, बस निकलो यहाँ से, इस तरह का रवैया हमें अपनाना पड़ेगा। और जो बांग्लादेश के जो नई सरकार बनेगी उसमें जो भी पार्टियाँ स्थापित होती हैं उनके साथ हमारे संबंध को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ उपाय किए जा सकते हैं। बाकी बीमस्टेक जैसे चैनल हैं, BBIN जैसे चैनल हैं जिसके थ्रू बातचीत को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को समझते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ex-IISc हेड, क्या नाम है इनका, तो पद्मनाभन नाम है, और चंद्रयान-3 के टीम एमंग द फर्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड। तो इन सभी को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पद्मनाभन जी हैं जो IISc के हेड थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर, उसके हेड थे इससे पहले। उसके अलावा चंद्रयान-3 के जो टीम है उनको भी मिलेगा। अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या होता है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसको हम लोग समझते हैं। फिर पुरस्कार किन किन को मिला है इन सभी को समझेंगे। अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है तो इसको भी देखेंगे कि भाई कौन कौन सा कैटेगरी होता है और किस प्रकार से किस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। युवा कैटेगरी में 45 साल से कम उम्र के लोगों को ही अवार्ड दिया जाता है। इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। तो डिटेल में समझिएगा इसको, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस में भी हो सकता है छोटा सवाल आपसे पूछा जाए यहाँ से, इसलिए इसको डिटेल में समझिएगा थोड़ा सा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या होता है, तो शामिल पुरस्कार इसमें कौन कौन से पुरस्कार हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार एक दिया जाता है, विज्ञान श्री पुरस्कार दिया जाता है दूसरा, तीसरा है विज्ञान टीम पुरस्कार, और चौथा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये चारों दिए जाते हैं। इन चारों के नाम आपको डिटो ध्यान में रहना चाहिए। कोई इसमें इफ़ एंड बट नहीं होना कि याद नहीं होता है तो क्या करें, जो ऐसे भी हो याद कर लीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में किए गए पूरे जीवन की उपलब्धि, विज्ञान रत्न, यानी कि ये उन लोगों को दिया जाएगा जिनका अच्छा खासा लाइफ अभी तक निकल चुका है। जैसे ex-IISc के हेड जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हेड जो हैं, वो 86-87 साल के हैं, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित किया है, तो उनको विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। योगदान को मान्यता देंगे। विज्ञान श्री पुरस्कार, ये पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देंगे। या विज्ञान प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में आपने बहुत शानदार योगदान दिया है तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा। विज्ञान टीम पुरस्कार, ये पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ताओं न प्रतियोगी टीम को दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक टीम है जिसमें 3 लोग हैं कम से कम, या 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में टीम में काम करते हुए असाधारण योगदान दिया है, उन्होंने टीम वर्क करके कुछ हासिल किया है, तो उन सभी को पुरस्कार दिया जाए। कौन सा, तो विज्ञान टीम पुरस्कार, नाम से भी क्लियर है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिक अधिकतम 45 वर्ष के लिए, 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही दिया जाएगा। 45 या उससे कम उम्र के अगर आप हैं तो आपको विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार VYSSB से सम्मानित किया जा सकता है। सर्वोच्च बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार होगा ये। इसका नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध रासायनज्ञ और दूरदर्शी थे। उन्हीं के नाम पर युवा पुरस्कार की घोषणा की जाती है। मानदंड क्या है इसमें, पुरस्कारों में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार, टीम के सहयोगी प्रयास को शामिल करते हुए विविध मानदंड को शामिल किया गया है। पिछले पुरस्कारों के विपरीत RVP विज्ञान युवा SSB को पुरस्कार को छोड़कर आयु प्रतिबंध लागू नहीं करता है। आयु प्रतिबंध केवल युवा में है कि 45 वर्ष से कम होना चाहिए, बाकी सभी में कोई आयु की मान्यता नहीं है। जो आयु और लैंगिक पूर्वाग्रहों को संबोधित करने का आह्वान के अनुरूप है। पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक खुले रहते हैं। 14 जनवरी से 28 फरवरी तक नामांकन आता है। उसके हिसाब से 11 मई
प्रौद्योगिकी दिवस को दी जाएगी। इन पुरस्कार की घोषणा 11 मई को की जाती है। सभी श्रेणियों के पुरस्कार के लिए पुरस्कृत समारोह 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित किया जाता है और 23 अगस्त को ही सम्मानित किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैज बीन गिवन इन फॉलोइंग 13 डोमेन। 13 अलग अलग डोमेन हैं जिनमें प्रदान किया जाता है। डोमेन का मतलब 13 क्षेत्र है मुख्य रूप से, जिसमें कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अदर्स में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार का देख सकते हैं आप, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन बायोलॉजिकल साइंस में ये ISC के हेड रहे हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो इन सभी नाम को बैठकर रट्टा मार सकते हैं। क्या ये सारे याद होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं याद होना चाहिए सारे। अगर इनमें से कोई बिहार से बिलोंग करते होंगे, जो आने वाले समय में पेपर में क्लियर हो जाएगा, न्यूज़पेपर में तो आ ही जाएगा। अगर कोई बिहार से बिलोंग करते होंगे तो उनका नाम स्पेशली याद रखिएगा। बाकी 1-2 नाम तो आपको रखना ही चाहिए जिन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है। किसको किस क्षेत्र में मिला है ये भी थोड़ा बहुत तो ध्यान रखिएगा ही। जैसे जो गोविंद राजन पद्मनाभन जी हैं, इनको बायोलॉजिकल साइंस में दिया जा रहा है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ को उसका 4था टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला सेंचुरी, ये जो होगा ये कोरिया जिला, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, ये 4था टाइगर रिजर्व होगा। किसका? तो छत्तीसगढ़ राज्य का। इससे पहले वहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व हैं। 3 टाइगर रिजर्व के भी नाम मैं आपको बता दूंगा। और इस टाइगर, ये जो रिजर्व था, वर्तमान में ये रिजर्व था, इसको घोषित किया जाएगा अगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसकी स्थापना कब की गई थी आप मुझे बताएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में इस रिजर्व को घोषित कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और उसके पश्चात इसको टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का 4था होगा। इससे पहले के 3 कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये जो टाइगर रिजर्व होगा, ये देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्री सैलम है, जो आपका कहाँ पर है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के बारे में UPSC PT में पूछ चुकी है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, जो देश का एरिया वाइज में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगरों की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ के इस टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि और 3 कौन कौन से हैं, बस उतना ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर रेसलिंग फेडरेशन वगैरह को जरा समझेंगे। देखिए इसका नाम क्या है, तो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व नाम है। इससे पहले इंद्रावती बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है और उदांती सीतांडी ये गरीनबाड जो है उसमें है, और अचानक कमर ये मोंगली में है। ये सब अलग अलग जगह है छत्तीसगढ़ के। अचानक कमर ये टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के हैं। गुरु घासीदास जो होगा ये 4था टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले 3 वहाँ पर विद्यमान थे, इसको ध्यान में रखिएगा। देश का सबसे बड़ा श्री सैलम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में समझते हैं। WFI भारत में कुश्ती की शासी निकाय है। शासी निकाय का मतलब यही इसकी कर्ता धर्ता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसे भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिनमें प्रो रेसलिंग लीग, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप शामिल है। इन सभी का आयोजन WFI के द्वारा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारत में जो कुश्ती का इतिहास है ये लगभग में 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जरासंध और भीम के बीच में कुश्ती आपने सुना होगा। जरासंध बहुत बड़ा रेसलर था अपने समय का, भीम भी रेसलर था। तो भारत में उसके बाद से कीचक का नाम आपने सुना है। महाभारत देखा होगा तो कीचक का भी नाम सुना होगा। अज्ञातवास के दौरान तो कीचक भी बहुत बड़े रेसलर में आते हैं। हनुमान और बाली ये भी रेसलर में इनका नाम आता है। तो रेसलिंग का इतिहास भारत बहुत पुराना है। पहले भारत के सभी गांवों में, बिल्कुल सही, बिहार में भी, इंक्लूडिंग बिहार, यूपी, हरियाणा, उत्तर से दक्षिण तक चले जाइए, सभी गांवों में लगभग में रेसलिंग होते थे। एक समय में कुश्ती कहा जाता था, मल्ल युद्ध कहा जाता था। अब वो धीरे धीरे करके कुछ ही राज्यों तक सीमित हो गए, जैसे हरियाणा, पश्चिमी यूपी, यहाँ पर अभी भी कुश्ती होता है। हर गांव के कुछ पहलवान होते हैं जिनको गांव के लोग घी और बाकी चीज़ें देते हैं खाने पीने के लिए, और हरियाणा में तो खास तौर से प्रचलन अभी भी बना हुआ है। तो ये भारत की पारंपरिक खेल है।
बहुत पुराना खेल है, भारत का पारंपरिक खेल है और इसीलिए अभी भी सबसे ज़्यादा मेडल हमें कुश्ती में ही मिलता है। इस बार भी कुछ नहीं मिल पाया है, नहीं तो हर साल कुछ न कुछ मेडल कुश्ती में ज़रूर आते थे। WFI ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों का समर्थन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। UWW, इसका नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा। संयुक्त विश्व कुश्ती, इसका सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा पिछले 2-3 दिनों में। इसमें ये कहा गया है ओलंपिक के द्वारा कि रूल तो रूल ही होता है, आपको नहीं दिया जा सकता है, ये पुरस्कार तो नहीं दिया जा सकता है, सिल्वर भी नहीं मिलेगा। सबसे अंतिम स्थान पर उनका नाम आएगा 100 ग्राम वजन के कारण। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा मेहनत के बदौलत ही सफलता हासिल नहीं हो पाती है। इस कटु सच्चाई को जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन बहुत कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। फिर कभी आपको डिप्रेशन, बुरा, ये सब चीज़ें नहीं लगेगा। आप अपना 100% दीजिए। कर्म का सिद्धांत जो गीता में है वो यही है कि आप अपना 100% दीजिए, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, केवल कर्म करना है, वो कीजिए। इन्होंने कर्म किया, शानदार खिलाड़ी हैं, अद्भुत खिलाड़ी हैं। UWW शौकिया कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व चैंपियन में कुश्ती की निगरानी करता है, चैंपियनशिप में कुश्ती की निगरानी करता है। ये UWW का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कार्लसरुहे में स्थित है, स्विट्जरलैंड में है। और इस खतरनाक से जगह का नाम भी ध्यान में रखिएगा, अजीबोगरीब सा नाम है इसका, जरूर ध्यान रखिएगा। UWW की स्थापना 1912 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएट रेसलिंग स्टाइल FILA के नाम से की गई थी। 2014 में नाम बदलकर इसका UWW कर दिया गया। UWW का लक्ष्य विश्व स्तर पर एक प्रेरक, नवोन्मेषी, अग्रणी ओलंपिक फेडरेशन के रूप में पहचान बनाना है। इसका मिशन विश्व भर में कुश्ती के विकास का नेतृत्व करना है। तो UWW के बारे में छोटा सा फैक्ट ध्यान रखिएगा। बाकी ओलंपिक कमेटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज कई सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। जैसा भी आपको वीडियो लगा हो ज़रूर बताया कीजिए। कुछ अगर सुधार करना हो तो भी बता सकते हैं, अच्छा लगा हो तो भी, बुरा लगा हो तो भी। थैंक यू सो मच आप सभी का।